हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है डे 13 और चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम बैलेंस शीट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बच्चे, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर 1 है हमारी थर्ड बुक का एनालिसिस का। और सैम्पल पेपर में अगर आप देखेंगे तो इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, फाइन। और यही 4 मार्क ब्रेक भी हो सकता है, यानी ये 2 मार्क का आ सकता है। और जो इसके बाद वाला चैप्टर है एनालिसिस की जो थ्योरी है वो 2 मार्क का 2 + 2 4 भी आ सकता है, जैसा हमने पास्ट में देखा है। यानी ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 100 लाना चाहते हैं, और वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लग रहा है तैयारी कम है और कैसे स्कोर करें, जिनको हम सो कॉल्ड लो अचीवर्स कहते हैं, जो जबकि कुछ वो वर्ड होता ही नहीं है, फाइन। उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट सॉरी टू से, कई बार क्या होता है, ये इसको बच्चे अपना बिलो द डिग्निटी समझते हैं इस चैप्टर को टाइम डिवोट करना। उनको लगता है इस चैप्टर पे टाइम नहीं, इससे बढ़िया तो रिडम्पशन है। सॉरी टू से बच्चे, जितना मार्क्स का रिडम्पशन है उतनी ही इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की है। यानी जितना डर आप उस चैप्टर से रखते हैं उतना ही सिंपल अगर आपने वो टाइम इस पे दे दिया तो मान लीजिए बराबरी पे है रिडम्पशन और डिवेंचर और ये चैप्टर। या फिर बात कीजिए फंडामेंटल्स, से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल 6 मार्क्स का आता है, बट उसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है आपको, इतना। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो इन बाकी बच्चे 20 डेज में चाहते हैं रियली 90+ लाना, उन बच्चों के लिए। तो अगर आप फंडामेंटल में 6 मार्क्स के लिए इतना पढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतना पढ़ना है। और ये वीडियो में जो कराने वाला हूं पार्ट 1 और पार्ट 2, इनके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने, सीरियसली। और 4 में से 4 मार्क्स आपके आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं इस वीडियो में। और ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है, फाइन। तो चलने से पहले बच्चे पूछना चाहूंगा अगेन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अकाउंट्स गुरु, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी और भी यूजफुल वीडियो है। और अभी डे 21 में ये डे 13 है और बाकी के डेज भी जल्दी आने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे। तो चलते हैं इस चैप्टर में। और मुझे बहुत खुशी है कि इस चैप्टर के अंदर जो मैंने न्यूमेरिक टेक्निक्स बनाई हैं वो एंटायर इंडिया क्या बाहर तक भी फेमस है। एंड आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर रियली जो आपने टेक्निक बनाई है ये टेक्निक हम क्लास में लगा भी रहे हैं, और जहां मैं क्रॉस इंडिया ट्रैवल कर रहा हूं वहां पर टीचर्स इसको क्लासरूम में भी ले रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू उन सभी टीचर्स का, उन सभी मेंटर्स का। और आपके टीचर फैबुलस काम कर रहे हैं, रियली मैं बता रहा हूं कि जो लेटेस्ट हैपनिंग है, जो लेटेस्ट हम लोग चीज डिस्कस करते हैं वो इमीडिएटली क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। तो रियली सैल्यूट टू दोस टीचर्स। और वही टेक्निक मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, अगेन वही बताना चाहूंगा कि सर यू आर द फादर ऑफ न्यूमेरिक्स इन अकाउंटेंसी, थैंक्स ऑल फॉर सच काइंड वर्ड्स। और लास्ट वीडियो में जो हमने मजाक में लॉर्ड वाला वर्ड का बच्चों ने वो भी बोलना शुरू कर दिया, लॉर्ड विकास, तो वो रहने दीजिए सिंपल। अभी तो अकाउंटेंसी के लर्नर है, थोड़ी बहुत अकाउंट सीख रहे हैं। तो चलते हैं इस बैलेंस शीट में। और ये बैलेंस शीट हेल्प करेगी आपको रेशियो एनालिसिस में, ये हेल्प करेगी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर आपने इसको समझ लिया। तो ये है बैलेंस शीट, हमारा फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 फाइन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले मैं लूंगा लायबिलिटीज साइड पे, फाइन। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर ठीक है लायबिलिटीज साइड तो पता है, मैं कहना चाहूंगा ये वही है बैलेंस शीट उसी तरह से जैसे हम 11th में पढ़ते आए हैं या पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप में एसेट्स राइट साइड पे होते हैं और लायबिलिटीज लेफ्ट साइड पे होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट के लिए याद रखिएगा सबसे पहली जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो क्या है, हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स, फाइन। अब इस शेयर होल्डर फंड्स के नीचे क्या क्या आइटम आती है वो हमें आपसे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा शेयर होल्डर्स फंड के नीचे 3 आइटम आती है। कौन कौन सी आती है बच्चे, जल्दी से बताओ, वीडियो पॉज करके सोचो पहले तो आप। यस, जिन्होंने सोच लिया उनके लिए है कि पहली आइटम हमारी क्या आती है, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर कैपिटल क्या आती है, शेयर कैपिटल। सेकेंड आइटम हमारी आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा आता है हमारा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फाइन। तो 3 आइटम याद कर लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड, यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एम क्या बोला, यस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फाइन। तो अब एसआरएम वर्ड बस याद कर लो। और एसआरएम से मैंने जो टेक्निक निकाला जो बच्चों को, टीचर्स को बहुत अच्छा लगा, जितने भी उन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड की, और एसआरएम से क्या हो गया, श्री राम मंदिर, फाइन। अगर किसी को मंदिर मस्जिद के लफड़े में नहीं फंसना, उन बच्चों के लिए श्री राम एक यूनिवर्सिटी भी है, एसआरएम यानी एसआरएम यूनिवर्सिटी भी है, और दिल्ली में हमारे बहुत फेमस कॉलेज है श्री राम कॉलेज। तो किसी भी ढंग से आप समझ सकते हैं, बट माइंड में लेके जाइए एसआरएम, एसआरएम यानी श्री राम मंदिर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको नोट कर लीजिए। अब बोर्ड एग्जाम तक आपको टेंशन ही नहीं है कि अगर हम आपसे पूछ लें नेम दी आइटम्स विच कम्स अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, आप लिख सकते हैं एसआरएम, फाइन। नाउ
अब क्योंकि हम जानते हैं मंदिर मस्जिद के लफड़े में हमें नहीं पढ़ना, तो हम मंदिर को हटा ही देते, एम को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम कोर्स में नहीं है। यस, ये कोर्स में नहीं है, तो कोर्स में सिर्फ दो आइटम है हमारा, एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व सरप्लस। तो ये दो आइटम कोर्स में, ये सीबीएसई ने मना कर दिया है, जो गाइडेंस नोट दिया था कि यस ये कोर्स में नहीं है, तो आपको नहीं करके जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड हेडिंग? व्हाट इज द सेकंड हेडिंग जो हम पढ़ के जाते हैं? सेकंड हेडिंग हमारी होती है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसको हम नहीं ले रहे क्योंकि वो भी कोर्स में नहीं है, उसको हम हटा रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट लेते हैं, हमारी हेडिंग क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। फाइन। और ये जो है करंट या प्रीवियस से मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि जब आप कैश फ्लो के क्वेश्चन में देखेंगे कंपैरेटिव में, तो आपको 2018 यहां, 2017 यहां नजर आएगा। तो आपको अभी से माइंड मेकअप कर रहा हूं कि करंट ईयर यहां आता है और प्रीवियस ईयर इस तरफ, तो दो कॉलम होंगे। फाइन। चलो इसकी बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी वो है जो लायबिलिटी जो हमें आफ्टर 1 ईयर पे करनी है या आफ्टर दी ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी जो बहुत लंबे अरसे तक के लिए हम लोग लेते हैं। इसके लिए 4 लायबिलिटीज होती हैं, और जो 4 लायबिलिटीज हैं वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये 4 आइटम को याद करने में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, सिर्फ उन बच्चों के लिए, अगर जो बच्चे बैलेंस शीट याद कर चुके हैं वो सिर्फ इसको एज अ रिवीजन देखिए, और जिनको याद नहीं हो पाती या कंफ्यूज होते हैं, और कई बच्चों ने जो मैसेज लिखा है उन बच्चों के लिए कि सर मेरा अभी 20 से 25% सिलेबस हुआ है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? ये उन बच्चों के लिए भी है। फाइन, ये आपके लिए, तो सुनते रहिए। तो अगर ये आपको याद नहीं होती थी नॉन करंट लायबिलिटी, और समय नहीं आता था या आपको समझने का मन नहीं करता था, टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे बट उस टाइम आपका मूड ही नहीं था पढ़ने का, उन बच्चों के लिए पूछना चाहूंगा, बच्चे एक बार बताओ, मान लीजिए आपकी कोई स्पेशल फ्रेंड है, हाँ वो वाली, वही वाली स्पेशल फ्रेंड, उस स्पेशल फ्रेंड को आप फोन जब करते हैं तो पहला वर्ड क्या बोलते हैं? 4 लेटर वर्ड जो स्टार्ट होगा डी से और खत्म होगा एल से। दोबारा पूछूंगा, 4 लेटर वर्ड स्टार्ट होगा डी से और खत्म होगा एल से। जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड है? नहीं, वो डार्लिंग तो बड़ा लंबा हो जाएगा, उससे छोटा। यस, तो यस, आपने जिन लोगों ने गेस कर लिया, और स्पेशली जब मैं वर्कशॉप में पूछता हूं ये बात, तो लड़कियां बहुत जल्दी आंसर देती हैं, बॉयज हमारे डम है, वो नहीं बता पाते। वो 4 लेटर वर्ड कौन सा रहेगा? यस, वो 4 लेटर वर्ड रहेगा कौन सा? DOLL, डॉल। एग्जैक्टली, डॉल। सो डी से क्या होता है हमारा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फाइन। ओ से क्या होता है हमारा? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। एल से क्या होता है हमारा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और इस एल से क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो याद हो रही है आइटम? दोबारा से बता दूं, एस से हमारा क्या था? जल्दी से बताइए, व्हाट वाज एस? जल्दी से, एस क्या था हमारा? एस था हमारा शेयर कैपिटल। व्हाट वाज एस? शेयर कैपिटल। व्हाट वाज आर? आर वाज रिजर्व्स एंड सरप्लस। डी क्या होता है? डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओ क्या होता है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और ये डी और ओ कोर्स में नहीं है, सीबीएसई ने मना कर दिया, हम आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए हम नहीं करा रहे आपको, बट आपको वर्ड याद हो चुका है। ये जो 2 एल बच गया, 2 एल, इन दोनों एल में करना क्या है? इसमें आप लगा दीजिए अपना बीपी, जो आपका बीपी आजकल हाई हो रहा है पढ़ते पढ़ते, इसमें लगा दीजिए बीपी, यानी ये बन जाएगा एलबी। क्या बन जाएगा ये? यस, एलबी, और ये बन जाएगा एलपी। अब बताइए एलबी और एलपी से क्या चीज बनेगी जिसको आप बोर्ड एग्जाम में याद रख सकते हैं कि यस सर अब मैं इसको याद रख सकता हूं? तो क्या बनेगा इसको बताइए जल्दी से। यस, एलबी से क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। और एलपी से क्या बनेगा? एलपी से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यस, कितना इजी हो गया देखिए, डॉल वर्ड याद किया, डी और तो हट ही गया, और 2 एल बचे थे। उस एल में जो आपका आजकल बीपी हाई रोका है या आपके पेरेंट्स का बीपी हाई रोका है, वो बीपी लगाना है, बी यहां पी यहां। तो एलबी स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड एलपी स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फाइन। और ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, यही 2 आइटम हम आपसे एग्जाम में पूछेंगे। फाइन। इवन रेशियो एनालिसिस में जब मैं आपसे पूछूंगा डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट के अंदर यही दोनों एल हमें याद करने हैं, तो यानी यहां भी हम उस रेशियो को समझ सकते हैं। फाइन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, और वो आइटम है क्या हमारा? करंट लायबिलिटी। अब बताइए करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम हम लेते हैं? यस, नेक्स्ट हेडिंग इज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए मैं बताना चाहूंगा, विजुलाइज कर लीजिए कि क्रिकेट का ग्राउंड है और विराट कोहली, और अभी जो हमारे मैचेस चल रहे हैं, जो वनडे और T20 मैचेस, अपोनेंट टीम के साथ वो टॉस कर रहा है और ये डिसाइड करना है कि बैटिंग लेंगे या बॉलिंग करेंगे। तो क्या विजुलाइज करना है? टॉस कर रहा है, कॉइन के साथ टॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं वर्ड कौन सा लेता हूं? टॉस, TOSS, टॉस।
कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें ऑर्डर तो नहीं सही बैठ पा रहा, तो ऑर्डर सही बैठाने के लिए ये वाला एस आप आगे भी लेके जा सकते हैं, तो स्टॉस हो सकता है। ये भी हमने अपनी वर्कशॉप में ट्रेन किया है टीचर्स को, स्टूडेंट्स की जो वर्कशॉप होती है कि अगर कोई पूछ ले कि उसी ऑर्डर में हमें चाहिए तो ये वाला एस आगे भी जा सकता है, स्टॉस हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसा इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं पूछते, तो टॉस वर्ड आप याद कर लीजिए। तो इस टॉस में चारों की चारों आइटम कोर्स में है, जिसमें हमने यहां जैसे 2 हटाया था या एम हटाया, सीबीएसई चारों की चारों आइटम आपसे पूछना चाहेगा। और टी से क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, टी से क्या रहेगा? यस, टी से क्या रहेगा? टी से रहेगा ट्रेड पेबल। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है हमारी ट्रेड पेबल, रेशियो में काम आती है, कैश फ्लो में काम आती है, कंपैरेटिव में है। ओ से क्या रहेगा? अदर करंट लायबिलिटी। ये जो 2 एस हैं, अगेन मैं वो कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपने यहां बीपी लगाया था, इस 2 में भी आप बीपी लगा दीजिए। यस, इस दोनों में भी अपना बीपी लगा दीजिए, या पेरेंट्स की जो टेंशन, बीपी, स्ट्रेस हो रखा है, उनका बीपी लगा दीजिए। अब क्या होगा इसमें बताइए? अब ये जो एसबी है, एसबी रहेगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये एसपी क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है बच्चे, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि पूरा साल हो गया इसने टेंशन दे दे के दिमाग खराब कर दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड लेंगे या नहीं लेंगे, यानी एज पर जो हमारा एएस फॉर रिवाइज है उसके हिसाब से प्रपोज डिविडेंड कंटिन्यू लायबिलिटी होती है, बट एज पर जो पुराना है उसके हिसाब से हमारा ये क्या होता है? यस, इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन मानते हैं। तो सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 चीज आप लेंगे, और वो 2 चीज क्या होगी जल्दी बताओ? यस, प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड दूसरी चीज क्या लेंगे आप? प्रपोज डिविडेंड। तो आज के बाद प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लेंगे, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जब चैप्टर हम लेंगे तो वहां इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही बताएंगे जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह होती है, यानी करंट ईयर मेड एंड लास्ट ईयर पेड। यानी अब इसको कंटिन्यू लायबिलिटी नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। ये जो आपका करंट सेशन चल रहा है, फाइन। जो 2019-20 के लिए आएगा सेशन, उसमें हम आपको बताएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हमारी सीबीएसई और एनसीईआरटी से आती है। तो ये हम 3 वर्ड जल्दी से याद करते हैं। बच्चे बताओ, जिन बच्चों को बैलेंस शीट पूरे साल याद नहीं हो रही थी, अब उनसे बात करेंगे। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, उसके लिए क्या वर्ड याद करना है? ब्यूटीफुल, एसआरएम, श्री राम मंदिर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, कोई भी। और मैं किसी यूनिवर्सिटी को एंडोर्स नहीं कर रहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ये एग्जांपल के लिए है, फाइन। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या करना है? वही वर्ड याद करना है जो अपनी फ्रेंड को बुलाते हैं। फर्स्ट जो लेटर है वो डी से और लास्ट एल से है, और ये 4 लेटर वर्ड है, वो कौन सा है? डॉल। डॉल में से डीओ हट गया, डू हट गया, वो करना भी नहीं, और एलबी बच गया। एलबी के साथ बीपी लगाना है। एलबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एंड एलबी स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कैश फ्लो में आप करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मान सकते हैं, ठीक है ना, या मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज के लिए विजुलाइज करना है, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और टॉस में टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, और जो 2 एस बच गए, जैसे 2 एल बच गए थे वैसे ही 2 एस बच गए, और इन 2 एस में आपने लगाना है बीपी। एसबी स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता है। और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या फिर कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं हम, कैश क्रेडिट, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं कैश फ्लो के अंदर, वो यहीं से जाएंगे, फाइन। तो 3 जल्दी से आइटम बताओ। शेयर होल्डर्स फंड के लिए कौन सी आइटम? आइटम मतलब न्यूमेरिक टेक्निक, कौन सी न्यूमेरिक? एसआरएम। फॉर नॉन करंट लायबिलिटी डॉल, फॉर करंट लायबिलिटी टॉस। जल्दी से बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के लिए कौन सी आइटम, कौन सी न्यूमेरिक टेक्निक? एसआरएम, 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 श्री राम मंदिर। और नॉन करंट लायबिलिटी के लिए डॉल, 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 और करंट लायबिलिटी के लिए टॉस, टॉस, टॉस। यानी बोर्ड एग्जाम में अगर किसी की एक दूसरे की हेल्प भी करनी है तो आप बता सकते हैं एसआरएम, डॉल, टॉस बोल सकते हैं। जो वीक बच्चा आसपास बैठा है, मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना, बट हाँ ये शॉर्ट टर्म में आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, फाइन। चलो चलते हैं अब हम कहाँ? एसेट्स की तरफ। एसेट्स में हम देखेंगे सबसे पहले कि एसेट्स हमारे 2 होते हैं। पहला नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे, इसमें भी वही करंट या प्रीवियस ईयर रहेगा जैसा उसमें बताया। और यहाँ के लिए एक हम अगेन न्यूमेरिक टेक्निक यूज करते हैं, बहुत ही फनी टेक्निक है, बट क्योंकि हमारा काम हो रहा है, बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं व्हाट इज दिस डैश, यानी ये क्या है, व्हाट इज दिस, बदतमीजी है, ये क्या करा रहे हैं भैया। दवाई वो दो जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाए और दौड़ना स्टार्ट कर दे, फाइन। ऐसी दवाई नहीं जिसको देख के आप तो खुश हो रहे हैं बट सामने वाले को दवाई लग नहीं रही। तो हमने तो पेशेंट के हिसाब से दवाई बनाई है भैया कि इसको खाने के बाद वो 2 दिन में घोड़े की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, यानी कॉन्सेप्ट एकदम से बढ़िया हो जाएंगे और रेशो कैश फ्लो तो बच्चों वाली चीज होगी, फाइन। और ये सब सिर्फ
अकाउंट्स गुरु चैनल पे। यस, दीज ऑल आर कॉपीराइट कंटेंट, तो ये कहीं और भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलने वाला और सिर्फ मिलेगा हमारे चैनल पे, क्योंकि आई लव यू ऑल और मैंने प्रॉमिस किया आपको बोर्ड एग्जाम तक कोई टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज मैं हूं ना, सीरियसली आपके साथ हूं टिल द बोर्ड एग्जाम। मजबूरी है कि आपके साथ लिख नहीं पाऊंगा, बट टिल द लास्ट टाइम तक आई एम देयर विद यू। फाइन, तो अब चलते हैं नॉन करंट एसेट्स पे। और नॉन करंट एसेट्स के लिए मैंने न्यूमेरिक टेक्निक के लिए एक स्टोरी ली है कि मान लीजिए 2 घंटे से आप मार्केट में शॉपिंग के लिए घूम रहे हैं या किसी मॉल में घूम रहे हैं और 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको नेचर्स कॉल आ गया। समझते हैं नेचर्स कॉल? यस, वॉशरूम यानी बायो ब्रेक, और उसके लिए आप ढूंढ रहे हैं वॉशरूम, और वॉशरूम को बोलते हैं लू भी बोल सकते हैं, LO लू। मैं यहाँ पे लू एक वर्ड ले रहा हूं समझाने के लिए। तो आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढने को क्या बोलते हैं? फाइंड। और क्या ढूंढ रहे हैं? लू। तो सबसे पहले बच्चे ये समझ लो, ये जो फाइंड है, ये जो F और I है, ये F और I, ये F और I स्टैंड होता है किसके लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए। फाइन, ये जो N है, ये N होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइन, ये 2 आइटम याद कर लीजिए। D इज डेफर्ड टैक्स एसेट, जो हमारी अकाउंटिंग इनकम होती है और टैक्सेबल इनकम होती है, उसमें हम डेप्रिसिएशन के अलग मेथड यूज करते हैं, वहां अलग, उसकी वजह से ये जो आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, इतनी भारी भरकम चीज है, समझ आती नहीं है, हमें भी बड़ी दिक्कत आती है समझने में। तो हम क्या कहते हैं, इसको CBSE से कह दिया और CBSE ने बात मान ली और उन्होंने कहा भैया ये आउट ऑफ कोर्स है, यानी ये आपको नहीं करना, इट इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया गया, नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, नहीं करना। L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, और O से अदर नॉन करंट एसेट्स। फाइन, ये सब हो गया। तो ये कैश फ्लो में भी आपको हेल्प करेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये सब चीजें जाएंगी। तो कौन सा वर्ड है? फाइंड लू। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वॉशरूम ढूंढ रहे हैं। वॉशरूम को क्या बोलते हैं हम? लू बोलते हैं। तो लू ढूंढ लिया तो हमारा ये आइटम भी आराम से हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट आइटम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, करंट एसेट्स। भैया करंट एसेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए। सो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डेटर्स आता है, BR आता है, स्टॉक आता है, ये आता है, वो आता है। नहीं, हम तो शेड्यूल 3 के हिसाब से पूछ रहे हैं। एग्जैक्ट बताइए क्या आता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिक टेक्निक जो हमारा है, एक्रोनिम हमने बनाया है, वो क्या है? TISCO, टिस्को, नॉट डिस्को, नॉट खिस्को, ओनली टिस्को। ठीक है, टाटा टिस्को, आयरन स्टील, कुछ ऐसा ऐसा होता है ऐसा, तो टिस्को मान लो। फाइन, अब इसको पढ़ते हैं। T से क्या लेते हैं, और 2 C डेलिबरेटली लिए हैं मैंने। पहले 2 C को समझाऊंगा मैं। 2 C को क्यों समझाऊंगा? क्योंकि आपको इजी लगेगा और याद भी है आपको। ये जो C है, पहला वाला C है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद आ गया? यस, वही जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा C जो है वो है करंट इन्वेस्टमेंट, या करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी हम क्या मानते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। 2 बार बोलेंगे इसको, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जिनको इंग्लिश की लाइन्स नहीं समझ आती, मुझे भी पहली बार में समझना पड़ा ये क्या कहना चाहता है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मतलब अगर कुछ और लिखा हो तो कुछ और मानेंगे, नहीं लिखा तो इस करंट इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश बैंक की तरह ही ये मानेंगे। और इसको कैश फ्लो में दोनों को लास्ट में A+B+C जब हम करते हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, लास्ट में जब हम जाके ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो यही होता है और क्लोजिंग इन्हीं का ही आंसर आता है। तो ये 2 C मैंने समझा दिए ताकि इस पे फोकस पड़ जाए। नाउ व्हाट इज T? T इज व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल्स। T इज व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट इज I? I इज इन्वेंट्री। व्हाट इज S? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 2 C बता चुके हैं और लास्ट का O है अदर करंट एसेट्स। ये अदर करंट एसेट बहुत खतरनाक चीज है, इसको इतना छोटा ना समझिए कि भैया ठीक है अकेले में दे रखी है, लास्ट में तो कोई बात नहीं। ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, फाइन, और जो आपका होता है एक्रूड इनकम लाइक एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब यहीं छुपे होते हैं। और जब आपको रेशियो एनालिसिस में क्विक एसेट्स निकालने पड़ते हैं, यानी करंट एसेट में से माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो इन्वेंट्री तो टिस्को में लिखा हुआ है अलग से, बट प्रीपेड एक्सपेंस जो है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस वो अदर करंट एसेट्स में मिला होता है, तो इसको मत भूलिएगा। फाइन, तो इसकी 2 टेक्निक कौन सी है? न्यूमेरिक टेक्निक या कहें एक्रोनिम। नॉन करंट एसेट्स के लिए फाइंड लू यानी वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, और करंट एसेट्स के लिए क्या है? टिस्को,
TISCCO, डबल C क्यों होता है आप खुद बताएंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, दोनों आइटम आपने बिल्कुल सही बोली है। तो ये है आपके लिए। तो जल्दी से इकोनॉमिक टेक्निक 5 आइटम में पूरा ये 4 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। पहला SRM, दूसरा डॉल, तीसरा टॉस, चौथा फाइंड लू, लास्ट टिस्को। एक बार दोबारा बोलते हैं मेरे साथ, पहला SRM, दूसरा डॉल, तीसरा सही बोला, चौथा बिल्कुल सही बोला, पांचवा तो आपको बिल्कुल याद हो गया टिस्को। इन पांचों को कागज पे लिख लीजिए, स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए और ये चैप्टर आपका अच्छे से हो गया। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो एनालिसिस में डेट इक्विटी रेशियो, तो आप डेट इक्विटी रेशियो मुझसे क्या बोलेंगे, सर डॉल अपॉन SRM, डॉल अपॉन SRM। मैं आपसे पूछूं करंट रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर करंट रेशियो तो बड़ा सिंपल है, टिस्को अपॉन टॉस, टिस्को अपॉन टॉस। मैं आपको बोलूं अच्छा ये बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड होता है SRM। व्हाट इज प्रोप्राइटरी फंड, SRM। यानी मैं यहां पे आपको ये चीज और बता दूं, यही शोल्डर्स फंड को हम इक्विटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, और इसी शोल्डर्स फंड को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। यानी यही इक्विटी हो गया। और अगर प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स क्या हो गया, फाइंड लू प्लस टिस्को। यानी अंदर की भी आइटम आपको अभी मैंने याद करा दी। यानी ये बहुत बढ़िया आपका चैप्टर हो चुका है इवन फॉर द रेशियो एनालिसिस। तो इससे हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी निकल सकते हैं, करंट रेशियो निकल गया, क्विक रेशियो के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 2 चीज हटा दो, इन्वेंट्री और प्रीपेड, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए डेट इक्विटी हो गया, और टोटल एसेट टू डेप्ट भी कर सकते हैं। टोटल एसेट ये रहा, दिस नॉन करंट, करंट एंड डेप्ट ये रहा। और ये पांचों की पांचों आइटम का जो टोटल आता है, यानी इन पांचों का, वो टोटल लायबिलिटीज होती है। इसका फायदा क्या होता है, कई बार हम आपको ना रेशियो एनालिसिस में मिसिंग फिगर निकालने को दे देते हैं। यानी हम दे देंगे आपको टोटल एसेट्स, अब जो टोटल एसेट्स है वही टोटल लायबिलिटीज है। यानी इन पांचों आइटम का टोटल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और इनमें से 5 में से 4 आइटम दे दूंगा, यानी करंट भी दे दूंगा, नॉन करंट भी दे दूंगा, करंट लायबिलिटी भी दे दूंगा, नॉन करंट भी दे दूंगा। तो अब मिसिंग फिगर क्या आएगी, शेयरहोल्डर्स फंड आ जाएगा। कई बार शेयरहोल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दे दिए तो नॉन करंट लायबिलिटी मिसिंग फिगर आ जाएगी। यानी यहां दिमाग का गेम है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। मुश्किल हम उस लैंग्वेज की फॉर्मेशन कर देते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर इस तरह से मिसिंग फिगर आ जाए। यानी अगर टोटल एसेट्स दे दिया तो उसी को क्या मान लेंगे, टोटल लायबिलिटीज। जब टोटल लायबिलिटीज गिवन है और इन पांचों में से 1 2 3 4 5 इन पांचों में से मैं 4 आइटम दे दूंगा, तो पांचवी तो अपने आप मिसिंग फिगर निकाल ही लोगे यार। ये तो बच्चों की बात है, 6th 7th क्लास की बात है, अकाउंटेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फाइन। और वो टफ लगता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इन पांचों को मिला के हमारी टोटल लायबिलिटीज बनती है। और अगर टोटल लायबिलिटीज गिवन है तो कोई भी एक मिसिंग फिगर आराम से निकल सकती है। सो अब हमें क्या करना है, ये तो अभी हमारा बैलेंस शीट हुआ है, और हमें अब क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L करना है, वो भी करेंगे स्टेटमेंट P&L। और उसके बाद मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर की सारी इसकी हेड और सब हेड की आइटम्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपके 4 में से 4 मार्क्स पक्के बनते हैं। फिर यार बच गया 1, देख सकते हैं ये बच गया 1 हमारा, 1:45 बजे। और अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L पे। तो वही कहना चाहूंगा बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए रात रात बैठ के, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि अकाउंटेंसी बहुत सिंपल है, मुश्किल तो हमने खुद बना रखी है। क्योंकि मेरी फाइट सिर्फ 23 क्वेश्चंस के साथ है। 6 मार्च को आपको 23 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, उस 23 में से 8 क्वेश्चन दूंगा 1 मार्क और 15 दूंगा न्यूमेरिकल। और जो 15 न्यूमेरिकल हैं वो आधे तो हम आपको फर्स्ट और सेकंड बुक में पहले से बता चुके हैं। ये 5 चैप्टर्स और बचे हैं, और इसके बाद सारे 15 के 15 के वो न्यूमेरिकल्स आपको पता होंगे। और डिस्क्रिप्शन में और हमारा जो लिंक है गूगल का, जो हमने दे रखा है गूगल ड्राइव का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। सभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में आपको इस हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यानी नोट्स बनाने की भी चिंता नहीं है आपको, सिर्फ उन वीडियो को देखो, नोट्स आपके तैयार हो गए। और जो प्रॉमिस किया था कि हम इतना नहीं करने वाले, इतना करेंगे, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है हम, फाइन। तो ये चलते हैं अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, और वहां भी एक ऐसी टेक्निक करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट बहुत अच्छे से होगा। और हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्या पता हेड और सब हेड हम आपसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में पूछ लें। तो चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L की तरफ। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट। और पहले तो ऑनेस्टी के साथ बताएंगे बच्चे, कितने बच्चों को इस वीडियो से पहले ये फॉर्मेट नहीं आता था, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि नहीं आता था, लेकिन अब आ गया है। वीडियो के बाद दोनों बातें बतानी है मुझे, क्यों, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार बिफोर आफ्टर में फर्क आ भी रहा है, नहीं आ रहा। आप समझते हैं बिफोर आफ्टर का मतलब, जैसे हम मान लीजिए कहीं स्लिमिंग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ हमारी फोटोग्राफ खींच के रख लेते हैं कि इतना मोटे थे हम, और बाद में जब हमें इतना पतला कर लेते हैं तो फिर आप क्या बोलते हैं, मैं पहले बहुत मोटा था,
बहुत परेशान था, बट जब से ये स्लिमिंग सेंटर आया मेरी लाइफ ही बदल गई। ये सुनो तो कम से कम ऐसा कुछ फील करने वाले हो कि यार पहले नहीं आता था स्लिमिंग, बट सर ने जब बताया तो मज़ा आ गया। और ये टेक्निक तो आपको इतनी अच्छी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कहीं किसी बुक्स में हमने भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इवॉल्व उन बच्चों के लिए करिए जो अपने तरीके से समझना चाहते हैं, यानी उस तरीके से नहीं जो हमने लिखा। ये वो तरीका है जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले से प्रॉमिस किया था हम ट्रेडिशनल वे से नहीं कराने वाले। फाइन, तो इसमें भी एक बहुत सिली सी स्टोरी लेंगे और वो स्टोरी आपको याद हो जाएगी। और वो स्टोरी जब आप एग्जाम में लेके जाएंगे 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। और भगवान ना करे अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आ गया, भैया इससे आ गया, तो सिर्फ आपको ही आता होगा, यानी जो लोग प्रैक्टिस करके गए हैं उन्हीं बच्चों को आता होगा। और जो कम प्रैक्टिस करके जाते हैं वो टॉपिक सीबीएसई को पता लग जाता है, तभी वो बोर्ड में देते हैं। जैसे कि चेंज इन पीएसआर टॉपिक। चेंज इन पीएसआर एक ऐसा चैप्टर था, चेंज इन प्रोफेशनल इंग्लिश, जिसको हम कम पढ़ाते थे और आप भी कम पढ़ते थे। और 4-5 सालों से तो सीबीएसई उसके पीछे पड़ गया है। हर बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को कहीं ना कहीं ढंग से पूछता है। इसी तरह से ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंपॉर्टेंट होने वाला है हेड्स और सब हेड्स में, और दूसरा कैश फ्लो में, और तीसरा रेशियो एनालिसिस में, और चौथा तो कंपैरेटिव है ही है। यानी इस पे भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। फाइन, तो चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। और उसके लिए एक स्टोरी सुनेंगे मेरे से, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में एक फेमस कनॉट प्लेस का पार्क है, उसके ऊपर मैंने स्टोरी बनाई है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा जो था कनॉट प्लेस घूमने गया था मम्मी पापा के साथ, और उनसे बिछड़ गया। आप देख रहे हैं आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है, ए ब्लॉक है, तो वहां घूम रहे थे और वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया। अब वो बच्चा रोते रोते पहुंच गया कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क के बाहर। सेंट्रल पार्क देखना बहुत ही सुंदर प्लेस है दिल्ली में हमारे, जहां इंडियन नेशनल फ्लैग इतनी हाइट पे लगा हुआ है कि मजा आ जाता है देखना। तो एक बच्चा रोते रोते, मेरे साथ बोलेंगे, एक बच्चा रोते रोते कहां पहुंचा? कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में। फाइन, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, और मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। उस पार्क में 2 गेट थे। गेट का नाम है ई और एफ। क्या नाम है? ई और एफ, यस। और अभी वो सोच ही रहा था किस गेट में जाए कि अचानक उसको पीछे से मम्मी पापा की आवाज आई, और दोनों के दोनों आते दिखाई दिए। फाइन, गले वले मिले, और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया। फाइन, तो ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के अंदर ये फॉर्मेट पूरा खत्म हो चुका है। कई बच्चे कह रहे होंगे अगेन वही वाली बात, क्या बदतमीजी है यार, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? यस बच्चे, ये फॉर्मेट हो चुका है, बिकॉज अब आप देखेंगे मेरे साथ साथ जो मैंने बोला स्टोरी, उसके न्यूमेरिक टेक्निक्स, उसके फर्स्ट लेटर को देखेंगे। एक बच्चा रोते रोते यानी ROT, रोते रोते कहां पहुंचा? कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क, CPC, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क। कितने गेट थे जल्दी से बताओ? पार्क में 2 गेट थे। गेट के नाम थे E और F। फाइन, और अभी वो सोच ही रहा था कि कौन से गेट में जाए, तभी उसको पीछे से मम्मी पापा की आवाज आई, और दोनों के दोनों आते दिखाई दिए। और फिर वो गले वले मिले, और फिर पता ही नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया। ये हमारे इनिशियल्स हैं। फाइन, ये तीनों भी उसके नीचे लिख लेना, क्योंकि जगह कम है, हमने यहां लिख दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या? एक बच्चा रोते रोते, यानी रोते रोते मतलब ROT, रोते रोते, तो R से हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। और O से क्या होगा जल्दी से बताओ? सही बोला आपने, अदर इनकम। इस अदर इनकम में हमारी आती है ड्रिप। ये भी एक न्यूमेरिक टेक्निक है। अगेन भाई साहब, मैं ही उसका फाउंडर हूं। कई बच्चे पूछ रहे थे जहां गया वर्कशॉप में, सर ये तो हमारे फ्रेंड के कोचिंग सेंटर में भी हुआ, सर ये तो वहां भी हुआ, यहां भी हुआ। तो भैया ये बता दूं कि ये इसी लर्नर ने, अकाउंटेंसी के लर्नर ने किसी जमाने में डेवलप की थी, और वो डेवलप आज भी चल रही है। तो बहुत बहुत थैंक यू जो इसको स्प्रेड कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। थैंक्स, रियली सैल्यूट टू देम। तो ड्रिप, D से डिविडेंड रिसीव, R से रेंट रिसीव, I से इंटरेस्ट रिसीव, P से प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट। और यही ड्रिप जाता है हमारा कैश फ्लो में, जब हम लेस करते हैं 4 आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यही चारों आइटम वहां पे माइनस होती हैं। फाइन, उसके बाद T से क्या आ गया? यस, T से क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। क्या आ गया T से? टोटल रेवेन्यू। बात करते हैं उसके बाद CPC। व्हाट इज CPC? यस, C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यस, कितना इजी हो गया। अब C से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P से परचेज ऑफ, यस, स्टॉक या परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट इज अदर C? चेंज इन इन्वेंट्री।
और ये चेंज इन इन्वेंट्री होती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फाइन, इकोनॉमिक्स में आप उल्टा करते हैं क्लोजिंग माइनस, बट यहां पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। वही स्टॉक और फ्लो वाला कॉन्सेप्ट, यस वही। ई से एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, जिसमें वेजेस भी आता है, सैलरीज भी आता है, और जो भी हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड सब चीजें इसके अंदर, प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो सब चीजें हम इसको यहां शो करते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंस कॉस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी जो गुडविल राइटअप होती है, फिटिशियस एसेट, जो पेटेंट्स, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो राइटअप जो होते हैं उसको अमोर्टाइज बोलते हैं। फिटिशियस एसेट्स जो होते हैं हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको भी हम राइटअप करते हैं, तो यहीं पे अमोर्टाइज होते हैं। और ओ से है हमारा अदर एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद कर लो जो हम पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो है बैंक चार्जेस। क्या है? बैंक चार्जेस। और अगर कोई आपसे पूछ ले सेलिंग एक्सपेंस कहाँ आते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी यहीं पे आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं पे आते हैं। फाइन, याद रखिएगा। तो जो एक्सपेंस कहीं नहीं आते, मान लीजिए वो अदर एक्सपेंस में आते हैं, बस आपको याद रखना है। और बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता, फाइनेंस कॉस्ट में तो आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फाइन, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद पीटीपी, ये जो आप करेंगे ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंस, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर पता नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया, पता नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया। टी से टैक्स, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स भी होता है, पता होना चाहिए। पीएटी, अगर टैक्स माइनस हो गया तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी माइनस होता है, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, यानी टैक्स निकालने से पहले इंटरेस्ट माइनस करना जरूरी है। तो जल्दी से करते हैं और बताइए फॉर्मेट याद हुआ नहीं हुआ। एक बच्चा रोते रोते, आरओटी रोते रोते कहां पहुंचा? कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, और सेंट्रल पार्क में 2 गेट थे, ई और एफ, और वो भी सोच ही रहा था कि किसमें जाए, कि पीछे से दोनों के दोनों डी ओ दोनों के दोनों आते दिखाई दिए। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंस है। और फिर पता ही नहीं चला टाइम कैसे पास हो गया, पी से पता, टी से टाइम कैसे पास हो गया। तो क्या अब ये फॉर्मेट याद हो गया? यस, आपकी स्माइल बता रही है कि आप सबको याद हो गया, और कितना इजी हो गया। अब देखिए, यानी इससे अब अगर हम रेशियो एनालिसिस निकालें तो आप कहोगे सर मजा आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो सबसे पहले बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लेंगे इसमें से, जल्दी से बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा बच्चा ऐसे ऐसे ऐसे, कई बच्चे कंफ्यूज, कई लोग कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, मतलब खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। वीडियो देखो अकाउंट्स गुरु चैनल पे, क्या तरीका बताया रेशियोज का, क्या तरीका बताया भाई। सिर्फ सीपीसी याद कर लो, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क। यस, यही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। नहीं, एक चीज हो रहा है, कौन सी? अदर एक्सपेंस में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन होंगे अलग से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है, वेजेस को छोड़ के, वेजेस ऊपर आ गया, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस और सैलरी यहां आ गया, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड, या वो यहां मिलेगा कैरेज इनवर्ड आपको, फ्रेट वगैरह, इस तरह की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, कोई भी पावर ऑयल फ्यूल, ये सारे खर्चे हम अदर एक्सपेंस में डाल देंगे आपको। तो मेरा बच्चा जानता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, सीपीसी प्लस अदर एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग, सीपीसी प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये उसको याद हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से माइनस करो, यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? रेवेन्यू, और रेवेन्यू में ये रेवेन्यू लेना है, अदर इनकम नहीं लेना, और इस रेवेन्यू में सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डिडक्ट होती है प्रैक्टिकली। फाइन, और नोट लिख के आ जाना, कुछ कंफ्यूजन हो तो नोट लिख के आ जाना कि दिस रेवेन्यू इज आफ्टर द सेल्स रिटर्न। फाइन, तो ये रेवेन्यू हो गया। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू? What is cost of revenue? CPC plus manufacturing expense, CPC plus manufacturing expense. Fine, हम आपसे पूछ सकते हैं कौन सा? नेट प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए, बाकी के खर्चे माइनस कर दो सारे, एम्प्लॉइज बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये नेट प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? आफ्टर टैक्स। तो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए कौन सा चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू। और भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ROI सब इसी से निकलेंगे, क्योंकि हमने तो भैया आपको ऐसी चाबी दे दी कि कोई भी ताला खोल ले, यानी ये है मास्टर की। मास्टर की आपके पास है, ताले कितने भी लेके आ जाओ, अब आप हर ताला खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता लग गया भैया पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, यानी हमें 1950 के मेथड से बिल्कुल नहीं करना। और जो बच्चे इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कब कराओगे रेशियो, कब कराओगे कैश फ्लो, कब कराओगे ये वाली बुक, वो इसलिए क्योंकि हमारा ये मेथड यूनिक था और कम टाइम में कैसे करना उसका एक लाइव एग्जांपल है स्मार्ट स्टडी का। अब तो मजा आने वाला है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट याद हो गया, इससे मुझे रेशियो के फॉर्मूले भी याद हो गए,
और कहो तो कंपैरेटिव कॉमन साइज तो बच्चों वाला है 4 मार्क्स का। जब आपको ये बनाना आ गया तो मैं आइटम मिक्स करके भी दे दूं तो भी क्या है, आपको पता है रोते रोते में आर ऊपर आएगा, उसके बाद अदर इनकम ऐड करना है, टोटल एक्सपेंस का ऑर्डर तक पता लग गया। अगर मैं आपको परचेज दे दूं, ये ना दूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या मैं आपको सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट दे दूं या डेप्रिसिएशन, तो आपको पता है परचेज पहले आएगा, फिर बाद में बाकी चीजें आनी है, एम्प्लॉइज बेनिफिट या डेप्रिसिएशन, बिकॉज यू नो द स्टोरी। यस और नो? तो अब आपका चैप्टर 1 क्लियर हो गया, हेड सब हेड। चैप्टर 2 रेशियो के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो मैंने सिखा दिया। और तीसरी बात आती है कैश फ्लो की। अगर मैं बात करूं कैश फ्लो की बैलेंस शीट के अंदर, तो सबको पता है एसआरएम में जो शेयर्स है, शेयर कैपिटल, वो जाएगा फाइनेंसिंग में। किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। रिजर्व सरप्लस जो सेकंड था वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। नॉन करंट लायबिलिटी में था डॉल में सिर्फ 2 एल लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है हमारा? फाइनेंसिंग। यस। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। करंट लायबिलिटी में हमने क्या लिया था? टॉस। और चारों के चारों आइटम आपको पता है करंट लायबिलिटी के अंदर हम कैसे लेते हैं, सिवाय शॉर्ट टर्म बोरिंग के, बिकॉज शॉर्ट टर्म बोरिंग की आइटम कहां जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइन। 2 एस थे, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 आइटम होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड इन। तो जब चैप्टर करेंगे हम जरूर बताएंगे उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में। उसके बाद हमारा नॉन करंट एसेट्स यानी फाइंड लू, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और करंट एसेट्स में जो टिस्को था उसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ जो हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिखाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके अंदर हम लेंगे कैश फ्लो में। और यहां पे अगर कैश फ्लो निकाला जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड हमने कर दिया टैक्स यानी बिफोर टैक्स हो गया। उसके अलावा जब हम माइनस करते हैं, प्लस करते हैं आइटम डेप्रिसिएशन, वो यहां गिवन है, अदर इनकम ये सब माइनस है। तो ये भी कैश फ्लो के अंदर जब हम कराएंगे तो इसको भी बेस मान के वो भी चैप्टर कराएंगे। फाइन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास चैप्टर जो था हमारा 1 है हमारा 3rd बुक का, और ये था हमारा डे 13 और ये था पार्ट 1। इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, पूरी एनालिसिस बुक अब यूं होगी यूं, इसलिए हमने सबसे लास्ट में कर बचा के रखा। क्यों? क्योंकि अब आपको जैसे जैसे टेंशन आ रही है तो हमने इजी चैप्टर रोक के रखे, सारे मुश्किल चैप्टर हमने डे 12 तक खत्म कर दिए थे, यानी पूरी पार्टनरशिप और पूरी कंपनी अकाउंट्स खत्म कर दी थी, और ये बचा के रखा था इसलिए ताकि अब टेंशन में आप रिलैक्स रहे। यही था रीजन कि हमने पहले आपको इजी चैप्टर नहीं कराए। फाइन। दूसरा, जो चैप्टर हम पहले करा चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको, जो हमारी वर्कशीट्स हैं, हमारे असाइनमेंट्स हैं, हमारे टेस्ट पेपर्स हैं, और बीइंग एन ऑथर जैसा आप सब जानते हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट और कांस्टेंट मोटिवेशन से मैं पिछले 22 सालों से किताब लिख रहा हूं, टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड टुगेदर विद बिजनेस स्टडीज, और टेक्स्ट बुक्स मेरी आती हैं। तो उन सब के जो एक्सपीरियंस है 22 साल का लिखने का, और टोटल 25 ईयर्स का जो सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ में थ्रू स्कूल्स, थ्रू वर्कशॉप्स अटैच हूँ, उन सभी 25 सालों के एक्सपीरियंस को मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं हमें और हमारे इस चैनल को। रीजन क्या है? द मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट्स गुरु टीएम। बच्चे बार बार पूछते हैं व्हाट इज टीएम? द मोस्ट ऑथेंटिक, इट्स अ ट्रेडमार्क चैनल। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उससे पहले सोचते हैं कि सामने वाले को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। व्हाई? बिकॉज प्रॉब्लम तो उसके पास ढेर सारी है। क्या मैं ऐसी मेडिसिन दे सकता हूं कि जो प्रॉब्लम है आपकी उसको इंस्टेंटली मैं आपको उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दूं? तो ये छोटा सा प्रयास है, इतनी जो जर्नी है, इतने सालों का जो पेपर करेक्शन का एक्सपीरियंस है, सब कुछ लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए। बट कमिटमेंट आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। एक तरफ से प्यार नहीं होता, जब दोनों तरफ से प्यार होता है, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है, फेथ होती है, तब काम करने का मजा और आता है। तो जितना भी मैं करा रहा हूं इतना तो नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जरूरत सिर्फ इतना करके 95% लाना है। इन सबको नोटबुक में लिख लीजिए, नोट्स आपके पूरे हो जाएंगे। जो मेरा गूगल ड्राइव पे जितने भी मटेरियल है वो निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसको 3-3 4-4 प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद स्माइल कीजिए। बिकॉज मैं देख रहा हूं आजकल आपने स्माइल करना बिल्कुल बंद कर दिया है, चेहरा डरावना बना के रखा हुआ है, जैसे कोई आहट सीरियल देख रहे हो। यार ये स्माइल करो, हंसो, खुश हो, स्माइल हो। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। तो थैंक यू, बाय बाय। मेरी तरफ से, अकाउंट्स गुरु की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस आने वाले एग्जाम के लिए। और स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। लेके आऊंगा अगले पार्ट में इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसके बाद आपको इस चैप्टर से डर निकल ही जाएगा, और डर है भी नहीं क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।